हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में बेटा हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 6.4 सोल्व करते हैं। The potential energy function for a particle executing a linear simple harmonic motion is given by V of x is equal to kx square divided by 2। पोटेंशियल एनर्जी आपको के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के फॉर्म में दी हुई। वहां पे के क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। के की वैल्यू भी फिक्स्ड है 0.5 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? और ग्राफ आपको वी ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का भी दिया है। सो दैट ए पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी दी है पार्टिकल की आपको 1 जूल। कितनी है? 1 जूल एनर्जी। क्लियर? तो आपको इसमें प्रूव क्या करना है? टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर की यहाँ पे ऑसिलेटर का एक आपको डायग्राम बनाया है। दैट मीन्स यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जब ऐसे डाउन साइड जाएगा उसकी मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे एक्वायर करेगा, उसके बाद फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से कोई मैक्सिमम पोजीशन पे गया, फिर से रिटर्न बैक आया अपनी पोजीशन पे, तो एक जो फुल साइकिल होती है, कंप्लीट साइकिल होती है, वो कंप्लीट होती है। जैसे यहाँ से देखो, जैसे स्टार्ट हुआ गया और फिर से अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन थी, उस पोजीशन पे आ गया। दैट मीन्स इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन, वन साइकिल। ओके, सो दैट इसमें क्या होगा कि टोटल एनर्जी दी है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? बट जब वो मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तब उसमें उसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? 0। दैट मीन्स इस फॉर्मूला में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। चलो इसमें लिखते हैं v इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम पोजीशन पे। तब E कितना दिया आपको? 1 दिया है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 के एक्स एम होल स्क्वायर। मैक्सिमम पोजीशन के लिए वेलोसिटी 0, दैट मीन्स ये पूरा टर्म कैंसल। चलो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, के एक्स एम का होल स्क्वायर हो गया। चलो के की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, यहाँ रखी 0.5 एक्स एम होल स्क्वायर। सो दैट एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेटा कितना? 4। तो एक्स एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 मीटर। मतलब वो यहाँ से +2 मीटर और -2 मीटर, अगर दोनों एक प्लस साइड अगर कंसिडर करें, सेकंड नेगेटिव पोजीशन अगर कंसिडर करें, तो +2 और -2 ऐसे दो पोजीशन पे वो ऑलवेज क्या ऑसिलेट होगा। आया समझ में? तो ये था 6.4। नाउ मूविंग ऑन टू 6.5। 6.5 is a logical example and it contains the different 4 logic examples. First, the casing of a rocket in a flight burns due to friction. केसिंग ऑफ ए रॉकेट का मीनिंग होता है ये जो रॉकेट होता है उसका ऊपर का जो लेयर होता है ना, अपर लेयर जो होता है वो क्या होता है? बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन से बर्न होता है। एट whose expense is the heat energy required for burning obtained? The rocket or the atmosphere? क्लियर? तो मतलब ये बर्निंग जो है उसकी प्रोसेस किस तरह से होती है और वो जो रॉकेट का अपर लेयर है वो बर्न क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो
For this case, work done is against the rocket's motion. रॉकेट की जो मोशन है उसके अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं? अगेंस्ट में वर्क कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर मान लो कि रॉकेट की मोशन इस साइड पे है तो उसके जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, उसकी मोशन है उसको रेजिस्ट करेंगे, और ये जब रेजिस्ट होगा तब क्या होगा, उसका जो एयर पार्टिकल्स है, ड्यू टू दिस एयर पार्टिकल्स फ्रिक्शंस आर जनरेटेड एंड दिस फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, work done by friction generates heat energy. ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जब हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, इसमें से हीट एनर्जी जनरेट होगी, रॉकेट जल सकता है। ये एग्जाम्पल का आंसर है। सेकंड दिया है, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। कॉमेट्स जो होते हैं आप जानते हो, सन के अराउंड ऐसे हाईली एलिप्टिकल जो ऑर्बिट होती है उस पर ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, मान लो ये सन है, ठीक है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉमेट्स है जो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें ऐसा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल, एट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो। व्हाई? क्लियर? तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी। तो सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या है, नॉर्मल नहीं है। क्लियर? वो नॉर्मल नहीं होता। फिर भी क्या है कि इससे जो वर्क डन होता है, इससे जो इस कॉमेट से जो भी वर्क डन होता है वो क्या है, जीरो क्यू है। तो याद रखो, जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें वर्क डन ऑलवेज जीरो होता है। आया समझ में? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई। अगर ए पोजीशन पे कॉमेट्स है और वो ऐसे इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम के फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जब आता है तब क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, अल्टीमेट जीरो। तो लिख सकते हैं, फॉर साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। इसलिए इस केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस जैसी प्रोसेस। नंबर सी, an artificial satellite orbiting the earth is very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against the atmospheric resistance। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ वेरी थिन एटमोस्फियर, अर्थ के अगर थिन एटमोस्फियर में जब भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब आता है तब क्या आता है, इट लूजिस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली, वो अपनी एनर्जी ग्रेजुअली लूज करता है ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट द एटमोस्फियरिक रेजिस्टेंस। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एटमोस्फियरिक रेजिस्टेंस, हाउएवर स्मॉल, भले ना वो थोड़ी हो, ठीक है, व्हाई देन does its speed increase progressively as it comes closer and closer to the earth। ठीक है, why then does its speed increase progressively, तो फिर उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज क्यों होती है? क्वेश्चन अल्टीमेट ऐसा है कि अगर वो अर्थ के एटमोस्फियर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट आता है तो अपनी एनर्जी तो लूज कर देता है, ठीक है, इट लूजिस इट्स एनर्जी, तो उसकी स्पीड क्यों इंक्रीज होती है? एनर्जी तो उसने लूज कर दिए तो स्पीड क्यों इंक्रीज होती है? तो याद रखो, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट जब आता है तब
उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। और आपको लॉजिक पता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। आया समझ में? अभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होती है? जब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो व्हेनेवर एन आर्टिफिशियल satellite enters in an Earth's atmosphere, its potential energy decreases. For this, its kinetic energy increases, so speed increases. इसलिए स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं नंबर 4। पेज नंबर 135 में, पेज नंबर 135 में 4 नंबर में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक्चुअल में एक ही फिगर है, उसमें 1 नंबर और 2 नंबर दो दिए है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो इन फिगर 6.13(1) ए मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग ए मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसमें कितना वर्क डन होगा, और सेकंड भी आपको एक डायग्राम दिया है, उसमें ऐसा है, he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and a mass of 15 kg hangs at its other end. In which case is the work done greater? दोनों केस में से किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? मान लो कि फर्स्ट जो एग्जांपल है, थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूं मैं आपको। ऐसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है, ठीक है, और ऐसे मैं चल रहा हूँ इसको होल्ड करके। फर्स्ट केस में ऐसा है, तो इसमें कितना वर्क डन होगा? तो देखो, जब ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम होल्ड करके जाते हैं तब ऑब्वियस इसका कुछ ना कुछ मास होता है। जो मास होगा दैट मीन्स उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउन साइड अप्लाई होगा। सो फर्स्ट केस में ऐसा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा था। चलो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हैं इसको होल्ड करके, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे अप्लाई होता है? डाउन साइड। दैट मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे और फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 का। तो F और D के बीच का एंगल है 90। दैट मीन्स W इज इक्वल टू FD cos 90, और cos 90 आप जानते हो कितना होता है? 0। इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा फर्स्ट केस में। अभी सेकंड केस में कैसा है? तो सेकंड केस में यही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे देखो, यहाँ पे एक कोई आरसीसी है, उसका स्ट्रक्चर है ये ब्लॉकेज। ठीक है, यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे रॉक है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऐसे रॉक। अभी यहाँ पे ऐसे पुल कर रहा हूँ तो ए ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा? ऊपर की साइड। अभी देखो यहाँ पे रॉक है, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा? रॉक में टेंसाइल फोर्स होगा, तो ये टेंशन हो गया, वो भी अपसाइड है। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कौन सी है? अपसाइड ही है, क्योंकि हम ऐसे रॉक को खींच रहे हैं इसलिए ऊपर की साइड जाएगा। तब वर्क डन बेटा कितना होगा? FD cos थीटा। अभी देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे
एफ डी इंटू कोस 0। चलो एफ इज इक्वल टू तो एम जी, क्योंकि ये अपसाइड फोर्स है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, डाउन साइड का एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी एम की वैल्यू आपको 15 kg दिया है, इसको लेते हैं हम यहाँ पे 9.8 और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 2 मीटर का। चलो ये हो गया 30, ये 9.8 को 98 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। ये दोनों को यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, तो W इज इक्वल टू 8 3 जा हो गया 24 और यहाँ पे 2 9 3 जा 27 और 29, तो 294 जूल जितना अपना वर्क डन होगा। क्लियर? वैसे ही देखो 6.6, 6.7 और 6.8 ये तीनों एग्जाम्पल अपने थ्योरी बेस्ड, इसलिए ये लॉजिकल सब एग्जाम्पल्स है। वो सारे तीनों एग्जाम्पल जो है आपको होमवर्क में करने, वो अच्छे से आप पढ़ के कर सकते हो, 6.6, 6.7 एंड 6.8। चलो हम स्टार्ट करते हैं 6.9 से। चलो 6.9 में ये बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। It undergoes a one-dimensional motion with a constant acceleration. Acceleration क्या है, constant है। Clear? The power delivered it to the time t is proportional to, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से जो भी पावर जनरेट हो रहा है वो ये किससे प्रोपोर्शनल है। थर्ड नंबर का ऑप्शन है t⁵3/2, 4 नंबर का ऑप्शन है t²। तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, चलो तो P इज इक्वल टू फोर्स इंटू यहाँ पे वेलोसिटी, P इज इक्वल टू F इंटू V। क्लियर? चलो अभी वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का जो भी आपको रिलेशन दिया है, उसमें वेलोसिटी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख सकते, सो दैट p इज इक्वल टू ma² इंटू टी। अभी किसी ऑब्जेक्ट का बेटा मास तो कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट दैट मीन्स कांस्टेंट, इसको हम प्रोपोर्शनल ले सकते हैं t, दैट मीन्स पावर किससे प्रोपोर्शनल हुआ, टाइम से। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। क्लियर? वैसे ही 6.10 में भी सेम है, ऑप्शन सेम, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली मतलब एक ही डायरेक्शन में, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर आपको क्या दिया है उसमें भी कांस्टेंट। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो किससे प्रोपोर्शनल है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर? चलो तो पावर का फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसलिए पावर का फॉर्मूला वर्क के फॉर्म में लेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, सो दैट वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, एनर्जी की जगह पे हम वर्क की रिप्लेस में हम एनर्जी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², ये P इंटू टी हो गया। अभी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो रखो यहाँ पे वैल्यू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m को नीचे जाने दो, और v की रिप्लेस में क्या लिखते हैं, x/t का होल स्क्वायर, तो 2pt और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, m, स्क्वायर कर देते, x² डिवाइड बाय t², 2pt डिवाइड बाय m, तो x² इज इक्वल टू 2p डिवाइड बाय m, यहाँ पे t तो ऑलरेडी था और t² सामने मल्टीप्लाई हुआ, टोटल t का क्यूब हो गया
2p डिवाइड बाय m इंटू टी क्यूब। चलो x का फॉर्मूला लिखो तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2p डिवाइड बाय m और t 3। देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट निकाला है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 2 होगा। अभी 2p पावर तो कांस्टेंट दिया हुआ है, वो 2 तो कांस्टेंट ही है और मास ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट, इसलिए हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट x इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा t�3/2। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिया है वो सेम यही ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या होगा राइट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके 6.10 तक अपने एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम से हम स्टार्ट करें। ओके थैंक यू वेरी मच।